हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर। वीडियो एक्सटेट सी टेट सुपर टेट, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही सैटरडे को हमने डिस्कशन किया था, जो है इसके सिलेबस के बारे में, कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। तो ईवीएस में जैसा कि इकोलॉजी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इकोलॉजी सबसे पहले शुरुआत करेंगे। हम लोग इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसे पारिस्थितिकी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए और हमारी संस्थान के लिए, हमारे इस चैनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। और आज का जो फीडबैक होगा या आज का जो रिस्पांस होगा इस वीडियो में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर ये रिस्पांस अच्छा रहा और आप लोग इसको लाइक करते हैं, ये जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम हम आपको समझाने की और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक, तो हम कल से आपकी क्लासेस को लाइव करेंगे। और लाइव की जो टाइमिंग होगी वो एक फिक्स टाइमिंग होगी, उसी समय हर दिन आपकी क्लासेस लाइव होगी और उसकी जो टाइमिंग होगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि इस वीडियो में कितनी रीच जाती है, कितना इसको आप लोग लाइक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजी के बारे में, आज पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं और वहां से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण एनवायरनमेंट के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं, इकोलॉजी इज इक्वल टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरनमेंट प्लस इंटरैक्शन, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, ठीक है, कोई एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनका और प्लस ये जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके बीच जो इंटरएक्शन है, ठीक है, इसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म है प्लस इन्वायरमेंट है और इन दोनों के बीच में जो संबंध है, ठीक है, आपसे जो संबंध है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोलॉजी बोलते हैं। उसके आगे देखते हैं, तो पर्यावरण इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर की सभी भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल और जैविक बायोलॉजिकल परिस्थितियां, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ जो ये भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियां हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। इन सब को मिला के हम एक साथ में क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी में देखिए, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो दोनों आते हैं। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक का मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जीवित घटक बायोटिक कंपोनेंट और आजीविक घटक घटक एबायोटिक कंपोनेंट दोनों शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, घटक के बारे में, और इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो आजीवित घटक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, आजीवित घटक के बारे में बात करेंगे। आजीवित घटक का मतलब होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं, इसमें जितने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर, वायु, वाटर, जल, सॉयल, मृदा, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, तापमान, खनिज पदार्थ मतलब कि मिनरल्स, ये सभी जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको इससे पहले बताया कि इकोलॉजी का मतलब क्या है, तो इंटरएक्शन बिटवीन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जो इंटरएक्शन होता है, जो सहसंबंध होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और इसी कारण से देखिए, ये नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये सभी जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ये आपके जीवन में एक अहम रोल अदा करते हैं, एक अहम रोल प्ले करते हैं, और ये आपके जीवन को किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आई होप ये इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे या जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट में हम वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की, ठीक है। वायु, वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य गैसें अल्प मात्रा में होती हैं। यह जीवन के लिए आवश्यक है, श्वसन, दहन, मौसम व पर्यावरण को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो गैस क्या है, गैस
वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जलवाष्प और अन्य गैसें भी इसमें होती हैं। ठीक है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, ये आप सभी जान रहे हैं। श्वसन श्वसन करने में, दहन, मौसम व पर्यावरण को नियंत्रित करने में ये अपना जो है अहम रोल प्ले करती है। कौन? एयर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं वाटर की, जल की। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव्य है जो जीवन के लिए आवश्यक है, ये आप सभी को पता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, H2O, ठीक है, से मिलकर बना है। पीने, सिंचाई, उद्योग और जीवों के अस्तित्व हेतु जल अनिवार्य है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, अगर इनका अस्तित्व नेचर में रहना है या अगर ये अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? जल की। इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। मतलब कि पानी जो अननेसेसरी आप लोग फेंकते हैं या जो बर्बाद करते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये मोस्टली जो रूरल एरियाज हैं, जो इंटीरियर्स हैं, वहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, कि अननेसेसरी अगर आपको काम है, सपोज करिए कि थोड़े पानी का या 1 बाल्टी पानी का काम है या 1 मग पानी का काम है, तो आप उसमें यूटिलाइज कर देंगे, कहो तो 1 बाल्टी पानी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए जो है आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एटलीस्ट आपको तो नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप जिस स्टेज पे हैं आप अपना जीवन तो जी के चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि जो पानी है उसको सेव करके रखें, उसको बचा के रखें और जितनी रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उतना ही उसको यूटिलाइज करें। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। मृदा, सॉइल के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत है जो चट्टानों के अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से बनी है। इसमें जल, वायु, खनिज, जीवाणु व पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो मृदा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जल, वायु, खनिज, जीवाणु व पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब उसके आगे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश, मतलब कि सनलाइट। ठीक है, अब देखिए सनलाइट जो अल्टीमेट प्रोड्यूसर है अर्थ पर, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी पर एनर्जी का फ्लो होता है, वो क्या है? सूर्य ही है, मतलब कि सनलाइट ही है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करता है, विटामिन डी प्रदान करता है और जलवायु व मौसम को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर वो क्या है? तो वो सनलाइट ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर हैं, लेकिन ये जितने एबायोटिक फैक्टर हैं ये आपकी लाइफ में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। ये चीज आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जानने से ज्यादा ये जरूरी है कि ये चीज आप समझें। ठीक है, चलिए तापमान, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तापमान किसी वस्तु, वातावरण या शरीर की गर्मी और ठंडक का माप है। यह पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मापा जाता है। ठीक है, तो वातावरण का जो किसी भी वस्तु का या वातावरण का या शरीर का जो टेम्परेचर है या तापमान है या माप है, ठीक है, वह किस में नापा जाता है? टेम्परेचर में नापा जाता है। मतलब कि अगर आपकी शरीर गर्म है या ठंडी है तो इसको हम किस में नापेंगे? टेम्परेचर में नापेंगे। जो आपका बाहरी वातावरण है वो आज गर्म है कि ठंडा है, उसको हम किस में नापते हैं? तो टेम्परेचर में नापते हैं। ठीक है, तो वही चीज दिया हुआ है कि किसी वस्तु को या वातावरण को या किसी शरीर के जो माप को नापने की इकाई है वो कौन सी है? मापने की जो इकाई होती है वो तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापते हैं, लेकिन ये मेजरली होता क्या है? टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर का अहम रोल है। ठीक है, बाकी किस किस में नापते हैं ये आपने देख लिया है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। खनिज पदार्थ की बात करते हैं अब आगे। खनिज पदार्थ अकार्बनिक पोषक तत्व हैं जो शरीर की वृद्धि, हड्डियों, दांतों, रक्त और एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता है। ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते परंतु जीवन क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं
ये शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते हैं, परंतु ये जीवन में जो और बाकी क्रियाएं हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, तो उसमें हम आपको बाकायदा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब दूसरे जो घटक हैं वो क्या हैं? जीवित घटक, मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में मेजरली 3 आते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मतलब कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर में हरे पौधे, शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीव जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है ना, या कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कोई एनिमल्स है, ठीक है। अपघटक में कवक, बैक्टीरिया जो मृत जैव पदार्थों को विघटित करते हैं, मतलब कि कोई अगर डेड मैटर है या डेड ऑर्गेनिज्म है तो उसको जो खाने का काम करते हैं या उसके ऊपर फीड करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। चलिए, ठीक है, इसके बारे में 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। अब देखिए, उत्पादक की बात करते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, प्रोड्यूसर इन इकोलॉजी, ठीक है। उत्पादक की बात करते हैं। पर्यावरणीय तंत्र, इकोसिस्टम में उत्पादक वह जीव होते हैं जो स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादक सभी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। तो जितने उत्पादक हैं, ये जितने उपभोक्ता हैं, उसके लिए क्या है? एनर्जी का मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। तो जितने भी उत्पादक हैं वो पहले किसको फीड करते हैं? तो जितने उपभोक्ता हैं वो फीड किसको करते हैं? उत्पादक को फीड करते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर को फीड करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि अगर कोई हर्बीओर है, मतलब कि जो हर्ब पर डिपेंड होता है, ठीक है ना, मतलब कि वो जो शाकाहारी चीजों पर फीड करता है, तो वो किसको खाएगा? घास, पेड़ पौधे, इनको खाएगा, ठीक है। और वो उनको, सपोज करिए एक बकरी है, बकरी को कौन खाए? बकरी क्या खाएगी? घास फूस, यही सब खाएगी। उसके बाद में उस बकरी को इंसान खाएगा, कोई जानवर खाएगा, ठीक है ना। तो जो उपभोक्ता होता है वो सबसे पहले जो फीड करता है वो किसको फीड करता है? प्रोड्यूसर को फीड करता है, ठीक है। उत्पादक सभी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इनके बिना जीवन चक्र संभव नहीं है। तो जितने प्रोड्यूसर हैं, इनके बिना जीवन चक्र जो है वो संभव नहीं है, या जो एनर्जी का फ्लो है वो संभव नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इधर आपका जो एक चार्ट है प्रोड्यूसर का, ठीक है, कि वो एनर्जी को कैसे फ्लो करते हैं नेचर में, या वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उपभोक्ता की, कंज्यूमर की, ठीक है। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी में उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों, प्लांट, एल्गी पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, इन्हें हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। उपभोक्ता को 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में बांटा गया। पहला, प्राइमरी कंज्यूमर जो शाकाहारी होते हैं जैसे कि गाय, हिरण, खरगोश। द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे मेढक, छिपकली, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर, शीर्ष शिकारी जैसे शेर, बाघ, बाज, ठीक है। ये उदाहरण में देखिए, घास है, घास को किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? बाज ने, ठीक है। तो ये एक क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है कि पहले जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, उनको कोई जो होगा प्राइमरी कंज्यूमर वो फीड करेगा, फिर प्राइमरी को सेकेंडरी करेगा और सेकेंडरी को टर्सरी करेगा, ठीक है। यहाँ कंज्यूमर का एक चार्ट भी दिया हुआ है, आप जैसे कि देख रहे होंगे अपने सामने, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है, ये एक जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, ये होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और ये तरीका भी समझ में आ रहा होगा आपको,
हमारी कोशिश यही रहेगी कि और बेहतर से बेहतर और सरल तरीके से और इंटरेस्टिंग मैनर में हम आपको चीज़ें डिलीवर करें, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। अभी क्योंकि ये 3 दिन पुराना ही पूरा सिस्टम है, अभी इसमें टीचरों से, बाकी जो और अदर फैकल्टीज़ हैं उनसे बातचीत चल रही है। जैसे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको एक प्रॉपर क्लासेस जो होंगी, वो चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो या मैथ की हो या आपकी ईवीएस की तो चल ही रही है, मान लीजिए हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, या अदर और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी जो है, या पेडागोजी की जो क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलने लगेंगी 1 बाय 1 करके आपके इसी चैनल पर, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन की बात है या जो कंप्लीट कोर्स को परचेज करने की बात है, तो वो तो जब ऐप या वेबसाइट डेवलप हो जाएगी तो वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं या वहाँ से आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़ें और जितनी भी क्लासेस आपको हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं इसको आप देखें। और अगर ये क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने जो और फैमिली मेम्बर्स हैं जो टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या आगे उनको एग्ज़ाम देना है, उन तक ये ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपघटक की, डिकम्पोजर्स, ठीक है, कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत जीव, पौधे व जानवर के शरीर को विघटित करते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण में बदलते हैं। ये पोषक तत्व पुनः मिट्टी में मिलकर पौधों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल बना रहता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक और एसिटोमाइसिटीज, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, कौन, अपघटक होते हैं। ये जितने डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इनको डिकम्पोज कर देते हैं और ये डिकम्पोज होने के बाद फिर से अर्थ में मिल जाते हैं और फिर से वहां से इनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो कौन करता है, जो प्लांट्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है, अपने पोषण के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी एक साइकिल होती है नेचर में, जहाँ सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से नेचर में पूरा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो चलता रहता है। इधर आपके चार्ट है, एग्जाम्पल में डिकम्पोजर्स इन इकोलॉजी, एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया, फंगी, मशरूम, मोल्ड जो है, अर्थवर्म, ठीक है, स्नेल, ये सारी चीज़ें हैं, स्लज, ये सारी चीज़ें, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता ही दी हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, छोटी सी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके आगे की जो क्लासेस हैं वो कल से हम आपकी लेंगे और कल से आपको कंटिन्यू फिलहाल इस टॉपिक को जो है हम पढ़ाते रहेंगे। और ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया या कितने अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर पाए, ये बताना और इसका फीडबैक देना ये आप लोगों का काम है। तो आप हमें ये चीज़ ज़रूर इन्फॉर्म करें, आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे ये क्लास लगी आपको। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है और इस तरीके से हम कंटिन्यू आपकी लाइव क्लास को भी लें, तो आप इसको कृपया करके हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम इसको और आगे और बेहतर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर कर पाएँ। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है एडिशनल, वो ये है कि हमारा इसी नाम से, वीडियो के ही नाम से एक और चैनल है जिसमें जो नीट, जेई फाउंडेशन या जो 11th-12th के बच्चे जो फ्यूचर में नीट और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वो चैनल है जिसपे नीट और जेई की तैयारी होती है। अगर आप लोगों के जानने वाले या आपके घर में कोई बच्चा है जो नीट जेई की तैयारी करना चाहता है, तो वहाँ उस चैनल से जाके जुड़ सकता है, ठीक है। वो सिंपली केवल वीडियो एक्स के नाम से है और ये आपका जो है वो वीडियो एक्स टीचर्स एंड 1 डे एग्जाम के नाम से है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके उन बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।